इंटरमीडिएट के आनुवांशिकी पाठ के अंतर्गत हम कुछ नियमों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे पहला एक आज का जो नियम है वो सह प्रभाविता या संप्रभाविता का नियम है। जैसा कि हमने जाना है कि मेंडल का जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम, जिसके अनुसार अगर शुद्ध समयुग्मकी प्रभावी और अप्रभावी जनक के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण वाले जीव ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको प्रभाविकता का नियम कहते हैं। लेकिन इस संसार में, इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण से ये देखा गया है कि मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, जरूरी नहीं है कि सभी जगह ये फिट बैठ जाए या उपयोगी से साबित हो। जैसे कि हम लोगों ने गुलाबास के पौधे में देखा था कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले ही प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एवल पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए थे उनके फूलों का रंग जो था गुलाबी था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। इसी प्रकार से यहाँ पर सह प्रभाविता या समप्रभाविता का नियम कहते हैं। तो सह माने साथ साथ, सम माने समान, अर्थात किसी जीव में जो प्रभावी और अप्रभावी जीन होते हैं अगर वे दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो उनमें प्रभावी जीन अप्रभावी जीन दोनों ही अपने लक्षणों को एक साथ प्रकट करते हैं। इसीलिए इसको सह प्रभाविता या समप्रभाविता कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो मवेशी होते हैं अर्थात चौपाए जानवर होते हैं, उनमें ये देखा गया उनके बालों का जो प्रभावी लक्षण होता है वो भूरे लाल बाल होते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो सफेद बाल वाले होते हैं। तो शुद्ध भूरे लाल और सफेद बाल वाले मवेशियों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में अब भूरे लाल को हम लोग यहाँ पर R1 से प्रदर्शित करते हैं और सफेद बालों को R2 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक मान लीजिए सफेद बाल वाले मवेशियों के अंडाणु होते हैं और इनके शुक्राणु होते हैं। तो अब इसमें जब युग्मक अर्थात गैमीट्स का निर्माण होता है तो सभी गैमीट्स एक ही प्रकार के होते हैं, R2 और R2 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर जितने भी युग्मक बनते हैं वे भी सभी एक ही प्रकार के
बनते हैं, R1 और R2 प्रकार के बनते हैं। तो एक बात फिर से समझेंगे यहाँ पर कि जो भूरे लाल रंग है ये प्रभावी लक्षण है मवेशियों के बालों का, और जो सफेद लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण माना जाता है। तो जब शुद्ध भूरे लाल और सफेद बाल वाले मवेशियों का जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी मवेशी होते हैं उनके शरीर पर ना तो केवल भूरे बाल होते हैं ना केवल सफेद बाल होते हैं, तो ये देखा जाता है उनके शरीर पर कहीं पर भूरे बाल हैं तो कहीं पर सफेद बाल हैं। तो इस प्रकार से संरचना वाले जीवों को जो एक नाम दिया जाता है उसको कहते हैं चितकबरा। तो चितकबरा अर्थात तो F1 पीढ़ी में जितने भी जीव होते हैं उनके बालों का रंग चितकबरा अर्थात शरीर पर कहीं पर भूरे बाल हैं और कहीं पर सफेद बाल हैं। इनका जैसे R1 और R2 का जो संकलन कराते हैं तो R1 और R2 मेंडल के नियम के अनुसार R1 के अनुसार ही इस जीव के बाल का रंग भूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर R1 और R2 दोनों जीन अपने अपने गुण को माने साथ साथ प्रकट करते हैं। इसलिए जीव के त्वचा पर भूरे और लाल दोनों प्रकार के बाल मिक्स रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर F1 पीढ़ी में जितने भी जीव होते हैं उनके बालों का रंग चितकबरा होता है। यहीं पर F1 पीढ़ी के जीवों के बीच में जब पुनः निषेचन कराया जाता है तो देखा जाता है कि जो R2 पीढ़ी है वहां पर लक्षणों का जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात एक जैसा ही होता है, अर्थात दृश्य रूप अनुपात और दृश्य रूप अनुपात तथा जीन रूप अनुपात एक जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर R1 और R1 तो जीन रूप समयुग्मकी है और इसीलिए इसके बालों का रंग भूरा लाल होगा। यहाँ पर और यहाँ पर R1 R2 और इसका जब संकलन कराया जाता है R1 और R2 तो ये दोनों विषम युग्मकी हैं, इसलिए इनके बालों का रंग जो है चितकबरा होता है। और यहाँ पर ये दोनों R2 और R2 इनके बालों का रंग सफेद होता है। तो यहाँ पर R1 जो समयुग्मकी है उनके बालों का दृश्य रूप है भूरा लाल, और जो R2 समयुग्मकी है उनके बालों का रंग है सफेद, और जो विषम युग्मकी है उनके बालों का रंग है चितकबरा। तो इसलिए यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो दोनों अनुपात हैं वो 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। जबकि मेंडल के जो दूसरा नियम था पृथक्करण के अनुसार उसमें फिनोटाइप अनुपात था 3:1 और जीनोटाइप अनुपात था 1:2:1। तो क्योंकि वहां पर एक भी प्रभावी जीन होने पर प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन एक साथ अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं।
इसीलिए इसे सहप्रभाविकता या समप्रभाविकता के नाम से जानते हैं। अब इसी वीडियो में हम एक मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर इसके बारे में विभिन्न प्रकार से प्रश्न आता है। ये जो ब्लड ग्रुप की वंशागति है, ये बहु विकल्पी जीन्स पर आधारित है। बहुविकल्पी जीन्स का मतलब क्या होता है? जब कोई लक्षण 3, 4 या इससे अधिक जीनों के प्रभाव के कारण से उत्पन्न होता है, तब उसे हम बहुविकल्पी जीन्स कहते हैं। इस प्रकार के जीन्स में जो हमारे नॉर्मल जीन्स होते हैं, उनमें उत्परिवर्तन के बाद ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं, ये संजात गुण में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, अर्थात सेम लोकाई पर पाए जाते हैं। तो सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी कि किस प्रकार से मनुष्य में ब्लड ग्रुप की वंशागति या ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। कार्ल लैंड स्टीनर के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये देखा गया है कि जो कार्ल लैंड स्टीनर के अनुसार मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए, बी, AB और O। तो जिनमें से जो O जीन्स होता है, O ब्लड ग्रुप होता है, वो सामान्य या नॉर्मल माना जाता है और इसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावी जीन उत्पन्न होता है, जिसके कारण से A या B ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है। तो इसके बारे में इस प्रकार से हम ये समझेंगे। सन 1924-25 में वर्न स्टीन ने ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में बताया था कि जो O ब्लड ग्रुप है वो IO जीन्स के द्वारा उत्पन्न होता है और A ब्लड ग्रुप जो है वो IA ब्लड ग्रुप के द्वारा उत्पन्न होता है। B ब्लड ग्रुप IB और AB ब्लड ग्रुप जो है दोनों जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जब किसी प्राणी में इस प्रकार का IO कॉम्बिनेशन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो O पाया जाता है। उसी प्रकार से जब उसके जीन्स IA होते हैं तब वो उसका ब्लड ग्रुप A होता है। IB होने पर अब ये जो यहाँ पर है ये प्रभावी जीन है, या जो B ब्लड ग्रुप है एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन के होने पर भी, जैसे यहाँ पर IA और IO ब्लड ग्रुप होने पर भी A ब्लड ग्रुप पाया जाता है और IB और IO ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है। इस ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में
हम लोग इस प्रकार से जानेंगे कि मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिका अर्थात आरबीसीज होती हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। इस एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये देख लेंगे कि जैसे यहाँ पर हम एक सारणी बनाते हैं, ब्लड ग्रुप और दूसरी तरफ एंटीजन्स, और तीसरा रक्त में जो तरल भाग होता है उसमें एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको याद करना अत्यंत ही सरल है। इसको केवल एक बार हम समझ लेंगे कि जैसे अगर किसी मनुष्य के आरबीसी पर जो एंटीजन है वो ए प्रकार की है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि किसी मनुष्य के ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और यदि दोनों प्रकार की एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यदि उसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस प्रकार से कई बार बोर्ड परीक्षा में अतर्गत्रीय प्रश्न के रूप में प्रश्न आता है कि ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। तो ध्यान दे लेंगे कि एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम होते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, और ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। अब इस एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या इसके परिणाम स्वरूप ब्लड के तरल भाग में एंटी बॉडी का निर्माण होता है। अब जब दो प्रकार की एंटीजन्स होती है तो एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है। अब हम एंटीजन्स को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, वही एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर से प्रकट करते हैं। जैसे, और ध्यान देंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के एक प्रकार से विपरीत। ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, यहाँ पर दोनों एंटीजन है तो नो एंटीबॉडी, और नो एंटीजन है तो बोथ एंटीबॉडी। तो इस प्रकार से हम इस टेबल के माध्यम से परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है तो ये हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में इसी पर आधारित पूछा जाता है कि माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप दिया जाता है और पूछा जाता है कि उनके बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। अर्थात ब्लड ग्रुप की वंशागति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ब्लड ग्रुप और उनके जीन्स के कॉम्बिनेशन के बारे में समझ लेंगे। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो ध्यान देंगे, अगर दोनों प्रभावी माता और पिता से
दोनों से प्रभावी जीन आता है तब भी ए ब्लड ग्रुप होता है, या एक से प्रभावी दूसरे से अप्रभावी जीन आने पर भी ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी आईबी या आईबी और आईओ ब्लड ग्रुप होने पर बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, और आईए और एक जीन ए का एक जीन बी का होने पर ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। और दोनों जीन जब अप्रभावी प्रकार के होते हैं तब उनमें ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर दोनों जीन अप्रभावी प्रकार के हैं तब ओ ब्लड ग्रुप, और अगर एक जीन दोनों जीन हैं प्रकार के, एक जीन ए का एक जीन बी का, तब ए बी ब्लड ग्रुप। और यदि दोनों प्रभावी जीन हैं या एक अप्रभावी एक और प्रभावी, तब इस प्रकार का, तो इस देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के लिए दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि ए बी और ओ ब्लड के लिए केवल एक ही प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके संतानों में वंशागति, उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए माता क्रॉस पिता, तो माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो आई ए और आई ओ, पिता का ब्लड ग्रुप बी होने पर आई बी और आई ओ। तो यहां पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक आई बी और एक आई ओ। और यहां पर माता के ओवम में जो जीन्स आएंगे वो भी एक आई ए वाला होगा या आई ओ वाला होगा। अब ध्यान देंगे, ये तो पेरेंट्स हैं और ये उनके युग्मक हैं, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर इस आई ए जीन्स का आई बी जीन्स के साथ जब युग्मन होता है तब ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। अब यहाँ पर इस ए जीन्स का इस ओ जीन्स के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तब ए ब्लड ग्रुप प्रभावी जीन ए के कारण से ब्लड ग्रुप ए होता है। इसी प्रकार से इस ओ जीन का जब इस बी जीन के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो बी प्रभावी जीन होने के कारण से जो है बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और चौथे में ये ओ जीन्स और ओ जीन्स दोनों ही जीन्स अप्रभावी प्रकार के हैं, तब ऐसी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो ऐसी स्थिति में उनकी संतानों में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। अगर यहीं पर अगर हम लोग दूसरी कंडीशन ले लें, अर्थात आई ए और आई ए, दूसरी कंडीशन है आई बी और आई बी, तब हम ये देखेंगे कि उनकी संतानों में केवल एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, जैसे केवल ए बी। तो जब कभी भी चूंकि प्रकृति में विविधता पाई जाती है, इसलिए कभी भी हम प्रश्न को हल करने के लिए
इस वाली जो दोनों प्रभावी जीन वाली कंडीशन है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम अपने प्रश्न को हल करने के लिए इस कंडीशन का प्रयोग एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन वाली कंडीशन का। तो इस प्रकार से अगर हमसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए तो हम उनके संतानों की वंशागति को इसी आधार पर बता सकते हैं। शेष मेंडल के नियम अगले वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।